नमस्कार विद्यार्थियों, स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले चैप्टर में हमने प्रबंध का इतिहास, प्रबंध क्या है और प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा की थी। हमने देखा था कि प्रबंध का इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितनी हमारी विकसित मानव सभ्यता, और विकसित मानव सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसके साथ में हमने देखा था कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, या हम कहें तो प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा नेतृत्व किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हमने देखी थी। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, निर्णय लेने की क्रिया है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। इन सब को हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबंध के उद्देश्य। विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि प्रबंध के उद्देश्य, इस टॉपिक में हम बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात चर्चा करते हैं कि प्रत्येक कार्य, चाहे वो कैसा ही हो, प्रबंध का हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उसमें उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक कार्य के कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। तो ऐसे ही प्रबंध का क्या उद्देश्य है, इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। प्रबंध का पहला उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य। प्यारे बच्चों, प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्रमुख, प्रबंध में कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो प्राथमिक हैं, जरूरी हैं, जिनको पहले स्तर पर रखा गया है, सबसे पहले जिनको रखा गया है। इसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं, जैसे पहला है प्राथमिक उद्देश्य में जो पहला बिंदु है वो है उचित लागत पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा, उचित लागत पर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन प्रबंध में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमें उचित लागत का तात्पर्य है ऐसी लागत जो न्यूनतम हो, यानी इससे कम लागत पर कोई भी उत्पादन न किया जा सके, ऐसी लागत को उचित लागत कहा जाता है। तो उचित लागत पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना ये प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। दूसरा, ये जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया गया है इसका वितरण। प्रबंध में ये प्राथमिक उद्देश्य में ही शामिल है कि वह उचित लागत पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के बाद में उसका क्या करना है, उपभोक्ताओं को उसका वितरण करना है। उपभोक्ताओं तक उस वस्तु को, उस सेवा को पहुंचाना है ताकि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तीसरा है उचित पारिश्रमिक।
किसी भी उपक्रम में जितने भी संसाधन लगे हुए हैं, चाहे वो मानवीय हों, चाहे वो वित्तीय प्रकृति के हों, चाहे वो भौतिक प्रकृति के हों, उन सबको उचित पारिश्रमिक देना, ये भी प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा जो इसका चौथा पॉइंट है वो संस्था को उचित लाभार्जन प्रबंध का ये भी प्राथमिक उद्देश्य है कि कोई भी संस्था है उसको इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए, इतना लाभ तो अर्जन करना ही चाहिए उसको, जिससे कि उसके जो सामान्य कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, वो हो सके, उनका संचालन किया जा सके। तो उचित लाभ भी ये भी प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। इसके आगे जो दूसरा हमारा उद्देश्य है वो है सहायक उद्देश्य। दूसरा प्रबंध के उद्देश्यों में दूसरा उद्देश्य है सहायक उद्देश्य। क्या होते हैं सहायक उद्देश्य? नाम से ही हमें पता चल रहा है सहायता करने वाले। ऐसे उद्देश्य, ऐसे कार्य जो सहायता कर सकें। किसकी सहायता? ये जो सहायक उद्देश्य हैं ये प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता करते हैं। जैसे सहायक उद्देश्यों में विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। जो भी संसाधन उपक्रम में लगे हुए हैं उनमें उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, वो और अधिक उपयोग में आ सकें। तो गुणवत्ता में वृद्धि करना इसके कार्य हैं। गुणवत्ता उत्पन्न करना। सहायक उद्देश्यों में जो पहला कार्य है गुणवत्ता उत्पन्न करना, इसका दूसरा कार्य है जो भी संसाधन हैं, संसाधनों को सही समय व स्थान पर उपलब्ध कराना, यह भी इसका उद्देश्य है। तीसरा सहायक उद्देश्यों में जो उद्देश्य है वो सभी जो संसाधन हैं उनमें समन्वय। जितने भी जो संसाधन हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रबंध के उद्देश्य हैं उनमें दूसरा उद्देश्य सहायक उद्देश्य है और इसके ये 3 बिंदु हैं: गुणवत्ता उत्पन्न करना, संसाधनों को सही समय व स्थान पर उपलब्ध कराना और सभी संसाधनों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना। इस तरह से 2 उद्देश्य हो गए। तीसरा जो उद्देश्य हमारा है वो है व्यक्तिगत उद्देश्य। प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत उद्देश्य, इस उद्देश्य को भी हम इसके नाम से ही देख सकते हैं कि संस्था में जितने भी व्यक्ति
काम में लगे हुए होते हैं, उन सब का भी अपना एक उद्देश्य होता है, वो भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए उस संस्था में लगे हुए होते हैं। किसी भी उपक्रम में जो संसाधन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, मानवीय और गैर मानवीय। मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन, इन दो वर्गों में इसको बांटा गया है। इसमें जो मानवीय संसाधन है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, उद्यमी, प्रबंधक और सी है कर्मचारी। ये 3 व्यक्ति संस्था में कार्य करते हैं और इनके भी कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। संस्था में जो उद्यमी है वो एक तरह से उसका मालिक है, मालिक का भी कुछ उद्देश्य होता है, उसको समाज की सेवा करते हुए लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो प्रबंधक हैं, वो अपना पारिश्रमिक या अपना कमीशन है वो प्राप्त करना चाहते हैं, और कर्मचारी है वो अपनी मजदूरी या सैलरी है, वेतन है, वो प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो अपने आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्यों में जो मानवीय संसाधन हैं वो 3 हैं, उद्यमी, प्रबंधक और कर्मचारी। ये तीनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये कब प्राप्त करेंगे अपने उद्देश्यों को? जब हमारा प्रबंध है वो अच्छा होगा। अच्छे प्रबंध में हम ये उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा प्रबंध अच्छा नहीं है या प्रबंध विद्यमान नहीं है किसी संस्था में, वैसे तो कोई भी संस्था है बिना प्रबंध के नहीं चल सकती, और अगर अच्छा प्रबंध है तो ये तीनों मानवीय संसाधन हैं वो संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आगे हमें देखना है हमारे प्रबंध के उद्देश्यों में प्राथमिक उद्देश्य हो गए, सहायक उद्देश्य हो गए, व्यक्तिगत उद्देश्य हो गए। चौथा हमारा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध का जो चौथा उद्देश्य है वो है सामाजिक उद्देश्य। ये उद्देश्य भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रबंध का, क्योंकि प्रबंध जब संस्थाओं में किया जाता है, उपक्रमों में किया जाता है, वहाँ संस्था जो भी व्यवसाय का कार्य कर रही हैं वो समाज के बिना नहीं है। समाज से ही व्यवस्थाएं, ये जो संस्थाएं हैं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही माल को प्राप्त किया जाता है। संसाधन जितने भी हैं वो समाज के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। मानवीय संसाधन देख लीजिए आप, वित्त का संसाधन देख लीजिए, या और भी भौतिक संसाधन जैसे भूमि, भवन आदि जो कच्ची सामग्री है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? हमें समाज से। तो प्रबंध का ये भी एक सामाजिक उद्देश्य है कि प्रबंध समाज से बहुत कुछ लेता है, तो उसकी ये उत्तरदायित्व बनता है प्रबंध का कि वह भी समाज को कुछ दे। इसके लिए अच्छे प्रबंध के द्वारा हम समाज से प्राप्त उन संसाधनों को
उनमें गुणवत्ता उत्पन्न करके उनको अच्छी वस्तुओं में बदल कर अच्छी सेवाओं में उनका उत्पादन करके हम समाज को वापस वो चीज़ें लौटा सकते हैं और समाज के लोगों को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों, आपने देखा कि प्रबंध के उद्देश्यों में 4 उद्देश्य हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। ये उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हमारा प्रबंध अच्छा होगा, बेहतर होगा। धन्यवाद।